नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने कलाम कोचिंग के जो माइनर टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट लगते हैं उनके सॉल्यूशन के लेकर एक वीडियो सीरीज शुरू की है। उनमें मैंने पहले से 2-3 वीडियो है वो मैं डाल चुका हूँ। धीरे धीरे से जो भी टेस्ट लगे कलाम कोचिंग के कैटेगरी वाइज वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप सभी को पता है कि 3 टेस्ट लगे हैं अभी। तो लेवल 1 के जो टेस्ट हैं वो मैंने 15 और 21 को लगे थे, वो दोनों तो पूरे मैंने सोल्यूशन करवा दिया है। और लेवल 1 का एक पेपर बचा है केवल, जो 27 को लगा है। उसके बाद में लेवल 2 के जो पेपर बचे हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं टोटल एक एक हर प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगा, या हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 2 वीडियो भी मिल जाए। तो मैं धीरे धीरे से सभी का सोल्यूशन है वो करवा दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के पेपर को लेकर, जो 15 को लगा था उसका। उसके बाद में हम 21 को लगा वो भी ले आएंगे, और 22 को लगा वो, ये 27 को लगा वो भी लेके आ जाएंगे। और अन्य बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित विज्ञान के जो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि उनका भी वीडियो डालिए, तो मैं उनका भी जल्द है वो लेके आऊँगा। या तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, अन्यथा कल आपको गणित विज्ञान विषय का जो 15 को जो टेस्ट लगा था वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे से टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड मैं करवाता हूँ, और पेपर भी PDF भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान जो टेस्ट लगा था उसमें 80 से पहले के क्वेश्चन, देखिए मैं 81 से शुरू करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, इसका एक रीज़न है कि 80 से ऊपर के जो भी क्वेश्चन है वो चाहे तो लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, तो कलाम कोचिंग है वो सेम दे रहा है जीके के पर्सन। और साथ में उसमें जो RTE वगैरह का जो सिलेबस आपको लगता है उसमें वो सभी चीज़ें हैं वो 80 क्वेश्चन में दे देते हैं, वो सभी को सेम लग रहे हैं। तो आपने अगर 80 से ऊपर के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। 15 और 21 का तो दोनों का मैंने डाल दिया, क्योंकि लेवल 1 का मैंने करवाया सोल्यूशन। तो लेवल 1 में जो 80 क्वेश्चन है दोनों पेपरों के वो मैंने करवा दिए वहाँ पे। तो 81 नंबर क्वेश्चन से आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो वहाँ से आप देख लेना 80 क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन करवा दिया है। 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाला है, उसको आप पूरा देख लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। और पहली बार नहीं देख रहे हो तो आप अपना टेस्ट है वो कंटिन्यू शुरू कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने 81 नंबर क्वेश्चन आता है 15 को जो एग्जाम लगा है उसमें लेवल 2 का SST के लिए। तो देखिए, बार बार मैं वो 80 क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप देख लेना। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 81 नंबर क्वेश्चन है जो 15 को एग्जाम लगा था SST का, उसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में स्थित है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो हड़प्पा, आलमगीरपुर, गिनेरीवाड़ा और चुनेद्रो। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है वो आप चेक कर लीजिए कि आपका सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। पाकिस्तान में स्थित है वो पूछा है हमसे। तो देखिए कौन कौन से स्थित है। एक तो देखो हड़प्पा, दूसरा गिनेरीवाला, और एक है चुनेद्रो। तो ये पाकिस्तान में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल। तो कौन से ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, देखो 82 नंबर क्वेश्चन है अपना, वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दावली के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो वैदिक काल में जो शब्दावलियाँ प्रचलित थी उनके बारे में पूछा है कि कौन से वाला सुमेलित है, सही नहीं है। तो वस्त्र बुनाई के लिए कार्य क्या कहते हैं, वैन। करगे का कार्य तंत्र। बुना हुआ वस्त्र वसन। और धागे का सूत का कार्य तंतु। तो देखो, एक तरफ तो दे रखे हैं कार्य, और उन कार्यों को क्या कहते थे वैदिक काल में, ये हमें पूछा है। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बुना हुआ जो वस्त्र होता है, बुना हुआ वस्त्र, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको क्या नहीं कहते, वसन नहीं कहते। तो बुने हुए वस्त्र को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो, हमें प्रश्न दे रखा है 83 नंबर प्रश्न दे रखा है कि माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, आप जरूर ट्राई करें अपना। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये लास्ट तक आप अपने आप में जोड़ के रखें कि मेरे इतने क्वेश्चन है वो सही बैठ रहे हैं। तो 83 नंबर में कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कनिगम के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक, कनिगम नहीं सॉरी, RIM व्हीलर के द्वारा लिखी गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सी बुक, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र त्रिफुला आकृति पहने व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के, और उसमें पूछा है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमसे पूछा गया। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
उसके बाद में मैं बात करूं 85 नंबर क्वेश्चन की, हमें दे रहा है कि सिंधु घाटी स्थल धोलावीरा के संबंध में आलेखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धोलावीरा, उसके में पूछा है हमें कि कौन सा कथन है वो असत्य। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि यह नगर कच्छ के खदीर बेत के किनारे बसा था। क्या दे रखा है पहला ऑप्शन, यह नगर कच्छ के खदीर बेत के किनारे बसा था, तो ये बात तो सही है। यह एकमात्र हड़प्पाकालीन नगर है जो 3 खंडों में विभक्त था, हमें असत्य देखना है। तो सही बात है क्या ये भी बात सही है। धोलावीरा जो एकमात्र स्थल है हड़प्पाकालीन नगर जो 3 खंडों में विभक्त था, सही बात है। उसके बाद में यहाँ से हड़प्पा लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुई, ये भी बात सही है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना 4 नंबर। यहाँ से पाशुपति की मोहर प्राप्त नहीं हुई। पाशुपति की मोहर कौन से स्थल से प्राप्त हुई है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थल व वहां से प्राप्त अवशेषों में सही सुमेलित कौन सा नहीं है। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थल व वहां से प्राप्त अवशेषों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें पूछा गया। एक तरफ दे रखे हमें अवशेष और दूसरी तरफ दे रखे हमें सभ्यता स्थल दे रखे। तो देखिए एक तो अवतल चक्कियाँ, चांदी के मुकुट, नहरों के अवशेष, बैडमैन लेन। तो हमें जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो देखिए क्या अवतल चक्कियाँ मोहनजोदड़ो से मिली है, ये बात तो सही है। चांदी के मुकुट कुणाल सभ्यता से मिले, ये भी बात सही है। नहरों के अवशेष सोरतगई से मिले, ये भी बात सही है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, डेडमैन लेन है वो रोपड़ सभ्यता से नहीं मिली। तो डेडमैन लेन जो प्राप्त हुई है जिस सभ्यता स्थल से, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो, साथ साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ ये जो PDF है वो भी प्राप्त वहाँ से आप कर सकते हो। मैं ग्रुप में ये PDF है वो नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू वगैरह आता है। टेलीग्राम पे ये आजकल सिस्टम चल रहा है, इस वजह से तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो आप अगर कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो तो आपका जो भी आप अपना जो निश्चित टाइम जहाँ पे भी निकालना चाहिए दिन में निकाल लिया करो। 15-20 मिनट या 25-30 मिनट का वीडियो होता है मेरा, इसमें आप अपनी तैयारी को आजमा सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट से आप हो वो आप टेस्ट दे के दे सकते हो, क्योंकि आप सीकर है वो आपको जाना ना हो, या हो सकता है कि आप अफोर्ड भी नहीं करें वहाँ की कोचिंग, वहाँ पे रहना, घर पे तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लिए मैंने ये शुरू किया, तो बेस्ट है ये चीज़ें। 87 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त फसलों का सही युग्म कौन सा है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त फसलों का क्रम कौन सा है, ये पूछा है कि कौन सी फसल पहले प्राप्त हुई, उसके बाद दूसरी प्राप्त हुई, तीसरी प्राप्त, ये हमें पूछा गया। तो देखिए कपास, गेहूं, जौ, दाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त फसलों का सही युग्म कौन सी फसल पहले प्राप्त हुई, ये हमें पूछा गया है। तो कौन कौन सी फसल हमें पहले, कपास, गेहूं, जौ, दाल। तो यही क्रम है इसमें 1 2 3 4, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन को आप लिख के भी रख सकते हो, या हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचानिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथनों को हमें पहचानना है। कौन कौन से कथन है वो जो सत्य हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता से आखेट व संगीत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सही है क्या? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से आखेट और संगीत के प्रमाण प्राप्त हुए, सही बात है। यहाँ के स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, ये भी बात सही है, बिल्कुल थे। सेंधव समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, ये भी बात सही है। लेकिन सेंधव समाज है पितृसत्तात्मक था, ये वाली बात है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो ये वाला अपना क्या है, गलत है, ये चीज़ गलत है। तो देखिए 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। कौन से वाले ऑप्शन में? 2 नंबर वाले ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 1 2 और 4 सही बात है। वैदिक कालीन सभा व समिति के संबंध में दिए गए कथनों को, असत्य कथन को छांटना है हमें। वैदिक कालीन सभा और समिति के संबंध में जो कथन दिए गए उनमें से असत्य कथन हमने को देखना कौन सा वाला है। तो देखिए ऋग्वेद में ये राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी, ये भी बात सही है। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था थी, ये भी बात है सही है। और समिति आमजन के प्रतिनिधि सभा कहलाती थी, ये भी बात है सही है। लेकिन ऋग्वेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये कथन है वो असत्य कथन है कि वैदिक काल में सभा और समिति को, ऋग्वेद में सभा व समिति की को प्रजापतियों की 2 पुत्री नहीं कहा गया, ये वाला ऑप्शन अपना उत्तर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। 89 नंबर 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, एक तरफ दे रखे हैं वेद और दूसरी तरफ दे रखे हैं उपनिषद। तो देखिए हमें सुमेलित नहीं है वो वाला में छांटना है।
तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन से वाला ऑप्शन है वो सम्मिलित नहीं है, ये आप देखने की कोशिश करो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, इसमें सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो 3 नंबर वाला सामवेद है वो सुमेलित नहीं है, बाकी के सभी सुमेलित है, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आता अपना वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। तो वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार कर ये देखना कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में वैदिक युग के निवासी मूलतः प्रकृति उपासक थे, क्या ये बात है सही है क्या, ये हमें देखना है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ऋग्वेद युग के निवासी मूलतः प्रकृति उपासक थे। उसके बाद में उनका धार्मिक जीवन सरल और आडंबर रहित था, ये भी बात सही है वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। और वैदिक काल में स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था, ये भी बात सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 92 नंबर क्वेश्चन आता है कि भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन थेरी गाथा कहलाता है, इसका संबंध किस पिटक से। तो थेरी गाथा जो संकलन है उसका संबंध किस पिटक से, ये हमें बताना है। तो किस पिटक से, सूत पिटक से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो किस स्थान पे हुआ, ये हमें बताना है। तो किस स्थान पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, ये हमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर वाला है वो सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद सिद्धांत का तात्पर्य है कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील व अस्थायी है। 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का अवरोही क्रम क्या है। तो वैदिक कालीन राजनीतिक जो संगठन थे उनका अवरोही क्रम हमसे पूछा है कि कौन सा है वो वैदिक कालीन युग का जो राजनीतिक क्रम का अवरोही क्रम है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें राष्ट्र, उसके बाद में जन होता था, उसके बाद में विश्व होती थी, उसके बाद में ग्राम और उसके बाद में कुल। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन में। 96 नंबर के क्वेश्चन है अपना कि किस वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है। तो किस वाले वेद में 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख कौन से में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। 97 नंबर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में असत्य विकल्प हमें देखना है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो महात्मा बुद्ध है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, एकदम सही बात है। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि अहंकार होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद में आगे वाला ऑप्शन हमें दे रखा है कि बुद्ध की आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, कि बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, ये वाली बात है वो गलत है। तो असत्य कथन नहीं देखना था हमें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन से वाला सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें देखना है। तो शील, समाधि, प्रज्ञा और अहिंसा 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो सम्मिलित नहीं है वो तो अहिंसा है, वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। शील है, प्रज्ञा है, समाधि है, तीनों सम्मिलित है, लेकिन वो वाला नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं, ऑप्शन दे रखा है मैं 99 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों हेतु सीटों की संख्या परिवर्तित होकर कितनी रह गई। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 जो पारित हुआ था, तो उसमें संविधान सभा में देशी रियासतों की जो सीटों की संख्या थी वो परिवर्तित होकर कितनी रह गई थी, ये हमें बताना है। तो कितनी रह गई थी, 70 रह गई थी। हमें एक तरफ दे रखा है समिति और एक तरफ दे रखा है अध्यक्ष, और इसमें से हमें ये देखना है कि कौन से वाला सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हम बात करें संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ये बात तो सही है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बात सही है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी, और संचालन समिति के KM मुंशी। तो देखिए इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे, KM मुंशी नहीं थे, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत व अधिनियमित किया गया। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत व अधिनियमित किया गया, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शन में से हमें एक जो सही है वो बताना। तो कब हुआ था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हुआ था। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, VT कृष्णाचार्य।
और 103 नंबर क्वेश्चन आया कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद में मैं बात करूं 104 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। तो किस योजना के तहत हुआ, मंत्रिमंडलीय योजना के तहत किया गया भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है ये हमें देखना है। तो कौन सी नहीं है, एकल सरकार, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका भी है और न्यायिक पुनर्वलोकन भी है। तो ये वाला ऑप्शन अपना नहीं है इस संविधान की विशेषता में, तो ये गलत हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता हमें देखना है कि कौन सी है विशेषता है भारत में संसदीय शासन की। तो देखिए हम बात कर लेते हैं संघात्मक शासन व एकात्मक शासन का समन्वय, कठोरता व लचीलेपन का समन्वय, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका पृथक पृथक और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तो कौन से वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसमें, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका पृथक पृथक, ये भारत में संसदीय शासन को इंगित करने वाली विशेषता है। अब देखो मैं आगे बात करूं कि 107 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो ऑप्शन देखिए, के मुंशी ने कहा था कि राजनीतिक जन्म कुंडली, ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि संविधान की आत्मा, एन पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र और भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान की कुंजी। तो इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है वो हमें देखना है। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की कुंजी नहीं कहा था, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 4 नंबर। प्रस्तावना के संशोधन किस वर्ष किया गया। तो प्रस्तावना में संशोधन है वो किस वर्ष किया गया ये हमें बताना है। तो किस वर्ष किया गया, 1976 में किया गया। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 109 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय गणराज्य है और गणराज्य से तात्पर्य क्या है। तो गणराज्य का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो गणराज्य का क्या अर्थ है कि यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति है। 110 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन सी शब्दावली पहले लेगी और दूसरी कब बाद वाली लेगी। तो हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो कौन से वाला पहले लिया गया और कौन से वाली बाद में ली गई। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस प्रकार से इनको क्रम से लिया गया है प्रस्तावना के अंदर। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुता। उसके बाद में मैं बात करूं 111 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया। तो प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया ये हमें से पूछा है। लोग, नागरिक, जनता और व्यक्ति। तो कौन से वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जनता शब्द का प्रयोग है वो प्रस्तावना में नहीं किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पहली बार किस वर्ष बनाया गया। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो अभी पीछे बनाया गया है। तो किस वर्ष पहली बार है वो मनाया गया ये हमें ऑप्शन में पूछा है। तो किस वर्ष बनाया गया, 2015 में। 113 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। तो कौन सा ऐसा विवाद हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। तो कौन से वाले में माना है, केशवानंद भारती वाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना कि प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा माना है। 114 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। तो देखिए 114 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देख लीजिए इसमें दिन रात की अवधि में परिवर्तन, ध्रुवों पर चपटायन, हवाओं व समुद्री धाराओं की दिशा में विक्षेपण और महासागरों में अप्रत्यक्ष ज्वार उत्पन्न। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 1 नंबर वाला। दिन रात की अवधि में परिवर्तन है वो घूर्णन गति के कारण नहीं होते। 115 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि सौर दिवस की अवधि कितनी होती है ये हमसे पूछा गया है। तो सौर दिवस की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। पृथ्वी का घूर्णन सूर्य के सापेक्ष कक्षीय तल के साथ कितना कोण बनाता है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो सूर्य के सापेक्ष कक्षीय तल के साथ कोण कितना बनाता है ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो कितना बनाता है, 66 सही 1/2 डिग्री बनाता है। अब देखिए उसके बाद पूछा है मैं पृथ्वी पर ऋतुएं बनने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर ऋतुएं बनने का कारण कि पृथ्वी की घूर्णन अक्षीय गति, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। तो कौन इन 3 ऑप्शन में से किस कारण से पृथ्वी में ऋतुएं बनती है। तो किससे बनती है, एक तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से बनती है और पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने से बनती है। तो कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, 3 नंबर वाला।
उसके बाद में देखिए 118 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि उत्तरी अयानंत की स्थिति के समय निम्न दिशाओं में से सत्य कौन सा है, ये हमें देखना है। उत्तरी अयानंत की स्थिति के समय निम्न दिशाओं में सत्य कथन कौन सा है, ये हमें पूछा गया प्रश्न में। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर दिन व रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 118 नंबर में। देखिए इसमें अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उत्तरी अयानंत की स्थिति में निम्न दशाओं में से सत्य कौन कौन से हैं कि 66 सही 1/2 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लगातार 24 घंटे से अधिक अवधि का दिन होता है। एक तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन में, और दूसरा दे रखा है हमें, ये बात तो सही है, दूसरा दे रखा है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों का कोण 23 से 1/2 डिग्री होता है, ये भी बात सही है उत्तरी अयानंत की स्थिति में। उसके बाद में भूमध्य रेखा पर दिन व रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है अपना गलत दे रखा है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला उत्तरी अयानंत की स्थिति में। उसके बाद में हमें दे रखा है सुमेलित करो का क्वेश्चन आया कि वसंत विदुर, दक्षिणी अयानंत, उत्तरी अयानंत और शरद विदुर, तो ये हमें पूछा गया और हमें सुमेलित करना है कि कौन से वाले से सुमेलित होगा। तो देखिए वसंत विषु कब होता है, वसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को होता है, तो 3 नंबर से हो जाएगा। दक्षिण अयानंत की स्थिति कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। उत्तरी अयानंत की स्थिति कब होती है, 21 जून को होती है। और शरद विषुव की स्थिति कब होती है, 23 सितंबर को होती है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो हमें दे रखा है कि अक्षांश रेखाओं के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो अक्षांश रेखाओं के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इनके बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर, ये तो बात सही है। भूमध्य रेखा की लंबाई पृथ्वी की परिधि के बराबर है, ये भी बात सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का केंद्र ग्लोब के अक्ष पर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन ध्रुवों की ओर चलने पर इनके बीच की दूरी घटती है, ये बात असत्य है। तो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दे रखा है कि ग्लोब पर अक्षांश वर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर अक्षांश वर्तों की कुल संख्या हमें पूछेगी है, तो कितनी होती है, 179। और रेखाओं की बात करते हैं तो कितने होता, ये ऑप्शन में आप कमेंट करके बताएं। देशांतर रेखाओं के संबंध में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, ये हमें देखना है। देशांतर रेखाओं के संबंध में सत्य कथन, तो लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, देशांतर रेखाओं के संबंध में पूछा, ये भी बात सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृत्त वर्तों के भाग होती है, ये भी बात सही है। सभी देशांतर रेखाओं का केंद्र ग्लोब का केंद्र होता है, ये भी बात सही है। और भूमध्य रेखा की और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, भूमध्य रेखा की और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ये भी बात है सही है। तो कौन से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, मैं 123 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि अक्षांशों व देशांतरों से निर्मित वर्तों की कुल संख्या कितनी है। अक्षांशों व देशांतरों से निर्मित वर्तों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो कितनी होती है, 181। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश व 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित स्थानों का प्रति ध्रुव का बिंदु होगा। 27 डिग्री दक्षिण अक्षांश व 135 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित कोई स्थान है, उसका प्रति ध्रुव बिंदु क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से वाला ऑप्शन होगा, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 45 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो यदि कोई व्यक्ति 15 नवंबर मंगलवार को पूर्व की ओर यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो उसके अगले दिन तिथि व वार क्या होगा। 15 नवंबर को मंगलवार को पूर्व की ओर यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो उसके अगले दिन तिथि और वार क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन से वाला हो जाएगा इसमें, 15 नवंबर वार मंगलवार, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं आगे वाले ऑप्शन की, देखिए 15 नवंबर को ना, तो कितना हो जाएगा, 17 नवंबर बृहस्पतिवार हो जाएगा। 15 नवंबर को तो वो चला ही है, मंगलवार को पूर्व की ओर यात्रा करते हुए चला है, तो हमें पूछा अगले दिन तिथि और वार क्या होगा, तो 17 नवंबर बृहस्पतिवार हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत का आर्थिक संविधान कौन सी औद्योगिक नीति को कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान कौन सी औद्योगिक नीति को कहा जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को हम बात करें, 125 नंबर क्वेश्चन था ना, इसका मैंने क्या बताया आपको, 125 नंबर क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो अगले दिन तिथि और वार क्या होगा, इसमें 15 नवंबर मंगलवार ही होगा भाई, ये बात सही है बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था ना। उसके बाद में भारत का आर्थिक संविधान कौन सी औद्योगिक नीति को कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी औद्योगिक नीति को कहा जाता है, औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए लाई गई मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए लाई गई मुद्रा योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी, ये हमें से पूछा गया। तो कब हुई थी, अप्रैल 2015 में।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के जीवीए प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है हमसे पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा इसमें 50 से 55% योगदान है वो सेवा क्षेत्र का। 129 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर अनुमानित है। तो कौन से में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर है वो अनुमानित की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो 129 नंबर में क्या क्या दे रखे हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, तीनों क्षेत्रों में कमी अनुमानित। तो कौन से वाला ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक अनुमानित वृद्धि दर दर्ज की गई है। 130 है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा प्रदान की गई सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य पूछा हमें, क्या कहलाता है, क्या कहते हैं। तो 130 नंबर में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। 131 नंबर के अंदर है कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी आंकलन का आधार वर्ष क्या है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी आंकलन का आधार कितना है, ये हमसे पूछा गया। तो कितना है, 2011-12 आधार वर्ष। भारत में राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, भारत में राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है हमें पूछा गया है। तो क्या कहलाती है, एनएनपी ये कहलाती है। 2 नंबर वाले ऑप्शन से हो जाएगा। 133 नंबर है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच का अंतर कितना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच का अंतर क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, विदेशों से निवल विदेशी आय। उसके बाद में 134 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, दे रखा है कि वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, ये हमसे पूछा गया है। तो कितनी हो जाएगी, देखिए इसमें हो जाएगी 9.2% 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर। 135 में यदि किसी दी हुई समयावधि में देश की मौद्रिक आय तथा कीमतें दोनों दुगनी हो जाए तो उस देश की वास्तविक आय क्या होगी। तो वास्तविक आय कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो कितनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है जीडीपी का भाग, जीएनपी का भाग और एनपीपी का भाग। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर हमसे पूछा गया, क्या होता है ये। तो क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा मूल्य ह्रास। 138 है, वर्ष 2021-22 में भारत के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में भारत के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय अनुमानित कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो कितनी है, 93,973। उसके बाद में 139 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर भारत की प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक प्रतिशत कमी किस वर्ष दर्ज की गई। तो किस वर्ष कमी सबसे ज़्यादा दर्ज की गई, 2020-21 में। 140 नंबर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करती है सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए 140 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो बात सही नहीं है, पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में। गैर कानूनी गतिविधियों में होने वाले आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये बात तो सही है। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है, ये भी बात सही है। तो ये एक ही गलत है। तो कौन से वाला ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर वाला ऑप्शन। 141 नंबर क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया। तो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। 142 नंबर क्वेश्चन आता है मस्तिष्क उद्वेलन विधि का सिद्धांत नहीं है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, आलोचना को प्रोत्साहित करना। 143 नंबर क्वेश्चन आता है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का गुण हमें पूछा गया है। तो देखिए सामाजिकरण में सहायता मिलती है, सहयोग की भावना का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी सही है। 144 नंबर क्वेश्चन आता है कि शिक्षण विधि एवं उनके प्रतिपादक के संबंध में असंगत छांटना है हमें कि कौन सा असंगत दे रखा है। तो देखिए किंडरगार्टन फॉरबेल सही बात है, भ्रमण विधि प्रोरेन सही बात है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि ओसबर्न ये भी बात है सही है। तो कौन से वाला गलत हो जाएगा, डाल्टन विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने नहीं दी।
तो किसने दी थी ये आप जरूर बताएं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, नहीं है। अब अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए कौन से वाला नहीं है, दीर्घ पदों का सिद्धांत है, वो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। 146 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है। प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है, तो कौन से वाला नियम संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता का नियम है वो संबंधित नहीं है। समस्या समाधान विधि के सोपानों का प्रथम पद है। समस्या समाधान विधि के सोपानों का प्रथम पद हमें पूछा गया है, तो कौन सा है, समस्या का चयन। 148 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। व्याख्यान प्रदर्शन विधि के संबंध में असत्य कथन का हमें क्या करना है, चुनाव करना है 148 में। तो यह विधि करके सीखने के सूत्र पर आधारित है, ये वाला असंगत है इसमें, तो बाकी सारे सही हैं। 149 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है। तो आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम पूछा है हमें, तो कौन से वाला है। तो देखिए इसमें विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन आता है ह्यूरिस्टिक विधि के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो कौन सा है, यह विधि सूचनात्मक है, ये वाला ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए 15 को जो एसएसटी का जो एग्जाम लगा था उसके मैंने सारे क्वेश्चन है वो करवा दिए। आपको जल्दी 21 का और 27 का भी आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अगले वाला वीडियो आपको गणित विज्ञान के से संबंधित है वो आपको मिलेगा, या हो सकता है और कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।